जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी जो आज की क्लास है वो पावर सिस्टम एनालिसिस जो हमने सब्जेक्ट है हमारा इसके कुछ जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, जिनमें हमने पर यूनिट लास्ट टाइम जो देखा था वो पर यूनिट एनालिसिस का मॉडल हमने देखा था कि हमने पर यूनिट सर्किट डायग्राम्स को देखा, पर यूनिट के फार्मूलाज को देखा, फिर पर यूनिट जो थी वो उस सिस्टम को लेकर हमने उसको सिंगल फेज पर और फिर थ्री फेज पर जो है वो उसको सीखा और फिर हमने देखा कि हम उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और हम अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हम आज से टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो आज से और अब से ऑनवर्ड जो है ये हमारा इंशाल्लाह 3-4 जो है वो लेक्चर तक ये चलेगा। वो है कि ट्रांसमिशन लाइन के जो है वो पैरामीटर्स। तो इन पैरामीटर्स को हमने जो है वो डिटेल में देखना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हम असल में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि पावर सिस्टम एनालिसिस का। तो पावर सिस्टम बोलते हैं जी एक जगह पर जनरेशन हो और फिर उसको हमने ट्रांसमिट करना होता है और वहाँ पर हमारी ट्रांसमिशन आ रही होती है। हम उसको स्टेप अप कर देते हैं वोल्टेज को और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं हायर वोल्टेजेस पर। फिर उसको किसी सब स्टेशन पर जाकर स्टेप डाउन करते हैं, फिर उससे नेक्स्ट किसी सब स्टेशन पर जाकर फर्दर स्टेप डाउन करते हैं, उसको फर्दर स्टेप डाउन करते हैं। इवन कि हमारे जो होती हैं कॉलोनीज वगैरह या इवन हमारे जो होम्स होते हैं वहाँ तक स्टेप डाउन होते होते वो 220 वोल्ट तक जो है वो हमारे इधर पाकिस्तान में 220 वोल्ट तक वो स्टेप डाउन होते होते हमें मिल जाता है। तो जो हमारा पहला स्टेप है कि जहाँ पर हमारे पास ये जो वोल्टेज है ये जनरेट होती है और वहाँ पर उसके बाद जाकर हम उसको जो है वो स्टेप अप करते हैं। तो स्टेप अप के बाद जाकर उसको हमने जो है वो ट्रांसमिशन जो लाइन है उनको जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हम हाई वोल्टेज पर जाकर ट्रांसमिट हमने करना होता है। तो वहाँ पर जो हमारे कंडक्टर्स यूज़ होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने वोल्टेजेस को ट्रांसमिट करते हैं उन्हें हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। और जो हमारा ये आज का लेक्चर ये कुछ इस पर होगा और आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो इसी टॉपिक पर कुछ होंगे कि जिसमें हम ये ट्रांसमिशन लाइन पावर लाइन आपने भी देखा होगा ये आते जाते हुए पावर लाइन के नीचे से गुजरते हुए के जो होते हैं ये कंडक्टर्स होते हैं हाई वोल्टेज के वो ओवरहेड जा रहे होते हैं, किसी जगह पर अंडरग्राउंड भी होते हैं। तो इनको हम ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बोलते हैं जहाँ पर हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही हैं इनके हमने पैरामीटर्स को देखना है। अब इनके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इनके मॉडल को देखेंगे, इसमें शॉर्ट मॉडल आ जाता है, इसमें मीडियम आ जाता है और इसमें लॉन्ग जो है वो मॉडल आते हैं। तो उसके साथ साथ हम इन मॉडल्स को देखने के साथ साथ जो है वो इनके जो है वो पैरामीटर्स को देखेंगे कि जिससे हम ट्रांसमिशन लाइन को जो है वो हमने उसको फर्दर सब डिवाइड किया होता है। उस पैरामीटर्स अगर हमें ट्रांसमिशन लाइन्स के पैरामीटर्स का पता चल जाए उनको हम कैलकुलेट कर लें ए बी सी वगैरह, तो फिर उन पैरामीटर्स की बेस पर हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को जो है वो करेक्टराइज कर सकते हैं। तो हम अपना जो है वो टॉपिक शुरू करते हैं। तो जनाब जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन होगा और फिर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में आपको बताऊंगा और लाइन रेजिस्टेंस क्या होती है इस पर बात करेंगे। इंडक्टेंस सिंगल फेज कंडक्टर की इस पर देखेंगे और इंटरनल इंडक्टेंस को देखेंगे, इंडक्टेंस ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस इन चीज़ों को देखेंगे, इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज लाइन और फ्लक्स लिंकेजेस इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंसेस वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम इंशाल्लाह जो है वो आज कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी क्लास है इसमें जो हम सीखने जा रहे हैं तो वो होगा जी कि इंडक्टेंस से जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इंडक्टेंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं एक कंडक्टर की, और फिर एक कंडक्टर की बेस पर सिंगल फेज जो हमारे पास दो वायर्स जा रही होती हैं उनकी इंडक्टेंस हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको हम एक सिंप्लीफाइड जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम इंशाल्लाह ताला जो है वो करेंगे। तो अगर हम बात करें ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स की तो अच्छा ये जो हम बुक स्टडी कर लेंगे पावर सिस्टम एनालिसिस हादी सदात की बुक है उसके चैप्टर 4 से हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा अगर हम बात करें कि ये हमारी जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसके पर्पस की बात करें तो ट्रांसमिशन जो नेटवर्क होता है उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने ट्रांसमिट करना होता है
जनरेटिंग यूनिट्स से टूवर्ड अदर वेरियस लोकेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पर, और फिर अल्टीमेटली वही सप्लाई हम अपने लोड को प्रोवाइड करते हैं। तो जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो जो आसपास की यूटिलिटीज़ हैं उनको भी इंटरकनेक्ट करती हैं, जिससे ना सिर्फ इकोनॉमिक डिस्पैच जो है पावर का वो पॉसिबल होता है रीजन्स के अंदर ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो पावर को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एमरजेंसी के दौरान। तो अगर हम तमाम की तमाम जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं एक पावर सिस्टम के अंदर उनको अगर हम स्टडी करें तो वो जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ उनको अगर हम देखें तो उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है, इंडक्टेंस आ जाती है, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस का फिनोमिना जो है ये इस तरह की प्रॉपर्टीज़ वो वहाँ से एग्जिबिट हो रही होती हैं। तो जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होती है ये तो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के आसपास उसकी वजह से होती हैं। तो इन पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो ये बहुत ही एसेंशियल होते हैं ट्रांसमिशन लाइन मॉडल को डेवलप करते हुए, और उसके अलावा पावर सिस्टम एनालिसिस में इसका बड़ा रोल होता है। तो जो शंट कंडक्टेंस है वो उसको हम लीकेज करंट में भी यूज़ करते हैं, जो कि इंसुलेटर्स के क्रॉस में फ्लो कर रहा होता है, और जो आयोनाइज्ड उसमें जो आसपास में एयर आयोनाइज्ड होती है उसके पाथवे जो हैं वहाँ पर फ्लो करता है। और लीकेज जो करंट्स हैं ये जनाब अली नेग्लिजिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द करंट फ्लोइंग इन द ट्रांसमिशन लाइन, और इनको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है जी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस। दो तरह की ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, याद रखें, एक ओवरहेड होती है, एक अंडरग्राउंड होती है। ओवरहेड से मुराद है कि ये जो आपको आप ट्रैवल करते हुए या जाते हुए आपने देखा होगा कि जो टावर होते हैं, टावर के ऊपर जो कंडक्टर्स जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो ऊपर में हमें टावर के ऊपर से जो कंडक्टर गुजारकर हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं उसे हम ओवरहेड का नाम देते हैं। और समटाइम यही जो है हम कंडक्टर ज़मीन के अंदर भी डाल देते हैं, उन जो कंडक्टर्स हैं उनको हम अंडरग्राउंड कंडक्टर्स का नाम देते हैं। तो जो ट्रांसमिशन के जो सर्किट हैं कंडक्टर्स इंसुलेटर्स पर वो जो मुश्तमिल होते हैं, और आम तौर पर जो है ये इनको जो है हम वायर्स में भी हमें शो हो रहे होते हैं ओवरहेड में कंडक्टर से, लेकिन अंडरग्राउंड में वो आमतौर पर विजिबल नहीं होते। तो वही जो ऊपर आपको नज़र आ रहे थे उन्हें हम ओवरहेड का नाम देते हैं। ये क्या होते हैं कि ये स्टील टावर होते हैं जिन पर हम कंडक्टर्स गुजारे होते हैं, और ये जो स्टील के टावर होते हैं ये सिंगल सर्किट या फिर डबल सर्किट डिज़ाइन होते हैं। सिंगल सर्किट भी होते हैं जैसा कि ये देखें, ये यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है ये वर्टी है, ये यहाँ पर डबल सर्किट, एक सर्किट इधर से गुजरेगा और एक सर्किट जो है वो इधर से गुजर जाएगा। ये यहाँ पर हमारे पास जो है ये भी सर्किट है, और ये जो है हमारे पास डबल सर्किट डायग्राम है। अच्छा जी उसके अलावा हमारे पास जो है ये अच्छा उसके अलावा हमारे पास जो है ये मल्टी सर्किट जो है वो स्टील टावर्स उनको भी बिल्ड किया गया है, जहाँ पर जो टावर हैं ये आमतौर पर 3 to 1069 kV जो लाइंस हैं आमतौर पर उनको जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो आम तौर पर आपका ये होता है कि 1% से भी कम जो है वो टोटल ट्रांसमिशन का हम अंडरग्राउंड करते हैं, यानी 99% से भी ज़्यादा हम ओवरहेड ट्रांसमिट करते हैं, और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन हमारी बहुत कम होती है। तो अगरचे आपके जो अंडरग्राउंड एसी ट्रांसमिशन है वो सम इन्वायरमेंटल जो हैं वो प्रॉब्लम्स के सलूशन हमें प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर विद ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन कुछ टेक्निकल या इकोनॉमिक रीजंस भी हैं जिनकी वजह से हम अंडरग्राउंड जो है वो एसी ट्रांसमिशन जो है वो प्रोहिबिटिव होती है, या हम उसको इतना प्रेफर नहीं कर रहे होते।
तो जो आपके पास इकोनॉमिकल वोल्टेज लेवल है ट्रांसमिशन लाइन का, कि वो कितने वोल्टेज पर हमने ट्रांसमिट करना है, वो इस पर बेस कर रहा होता है कि आपकी पावर की अमाउंट क्या है और डिस्टेंस कितना है जिस पर हमने ट्रांसमिट करना है। तो आपकी जो वोल्टेज साइज है टुगेदर विद द सिलेक्शन ऑफ कंडक्टर साइज, वो आम तौर पर हम देख रहे होते हैं कि आई स्क्वेयर आर लॉसेस को भी हम चेक करते हैं, ऑडिबल नॉइस को चेक करते हैं, और रेडियो इंटरफेरेंस लेवल को भी हम देखते हैं। और इसको हम चेक कर रहे होते हैं कि अगेंस्ट फिक्स्ड चार्जेस ऑन द इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने आई स्क्वेयर आर जो लॉसेज हैं उसको भी देखने होते हैं, और इस चीज़ को भी देखना होता है कि कितने डिस्टेंस पर हम इसको ट्रांसमिट करेंगे, और इस चीज़ को भी हमें देखना होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। इन 2-3 पैरामीटर को देखने के बाद फिर हम ये सिलेक्ट करते हैं कि कितने वोल्टेज पर हमने जो है वो कितने वोल्टेज पर स्टेप अप करके हमने इसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को, जो हमारी पावर है उसको ट्रांसमिट करना है। अच्छा जनाब, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो है ये जो ट्रांसमिशन के जो वोल्टेजेस हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये हमारे पास अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एमसी है। तो उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन के जो है वोल्टेजेस ऑपरेटिंग 60 केवी से अबाव जो है, 60 केवी से अबाव जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है वो उनके जो वोल्टेजेस हैं वो स्टैंडर्डाइज हैं। ऐसे नहीं कि आप कोई भी वोल्टेज यूज़ कर लें, बल्कि ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो अगर आप 60 केवी से अबाव ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो उनमें जो वोल्टेजेस यूज़ होते हैं ये 69 केवी है, 115 केवी है, 138 केवी है, 161 केवी है, 230 केवी है, 345 है, 500, 765 लाइन टू लाइन जो है वो वोल्टेजेस इसमें होती हैं। तो आपके जो ट्रांसमिशन वोल्टेजेस हैं 230 केवी से अबव, आमतौर पर हम इन्हें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का नाम देते हैं, और वो जो कि 765 केवी से अबव हों उनको हम अल्ट्रा हाई वोल्टेज का नाम देते हैं। तो ये बात अपनी ध्यान में रखनी है। 230 केवी से अबव जो है वो EHV कहलाती है, और 760 केवी से 765 केवी से जो अबव है उन्हें हम UHV का नाम देते हैं। तो जो आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल्स हैं हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वो ACSR, डबल AC, ट्रिपल AC, ACAR वगैरह हैं। तो ये असल में ACSR क्या है जी, इट इज़ एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। डबल AC है जी ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ट्रिपल AC है ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर, एंड ACAR है जी एल्यूमिनियम कंडक्टर अलॉय रेनफोर्स्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो कंडक्टर्स हैं जिनको हम हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इनका जो है वो पॉपुलैरिटी के रीज़न जो है वो इस पर होती है कि इनकी लो रिलेटिव कॉस्ट है, यानी कि इनको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इनकी कॉस्ट बहुत कम है, और इसके अलावा इनके स्ट्रेंथ टू वेट रेशो जो है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर विद कॉपर कंडक्टर। यानी हम कॉपर नहीं यूज़ करते, जैसा कि आपने सुना होगा कि ये जो कॉपर हमारे पास जो है वो अच्छा मटेरियल है, लेकिन कॉपर की निस्बत ये जितने भी हमारे पास मटेरियल हैं इनकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो जो है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए ट्रांसमिशन के लिए हम हमेशा इन्हीं कंडक्टर्स को जो है वो यूज़ करते हैं, और ये अलॉयज़ होते हैं। तो एल्यूमिनियम भी होता है, जबकि कॉपर जो है वो आमतौर पर बहुत लिमिटेड होता है क्वांटिटी में। अच्छा, अगर हम ACR कंडक्टर की बात करें तो ACSR मैं फिर आपको बता दूं, ये हमारे पास है जी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम और जो स्टील है ये आप कह लें जी ये उसका अलॉय होता है। तो जो आपके ACSR जो कंडक्टर हैं ये आमतौर पर जो है वो स्टील स्ट्रैंड्स से बने होते हैं, जिनको हम जो है वो एल्यूमिनियम के अलॉय से उनको हमने सराउंड जो है वो किया होता है। ये फिगर अगर आप देखें तो यहाँ से हमें नज़र आ सकता है कि हम क्या करते हैं, ये असल में डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ये स्ट्रैंड होते हैं जी, स्ट्रैंड से हमारी मुराद ये है कि ये कंडक्टर्स होते हैं, उनको हम पहले एक लाइन को हम करते हैं और फिर दूसरी उसके ऊपर ट्विस्ट कर देते हैं, और फिर तीसरी उसके ऊपर जो है वो
ट्विस्ट करते हैं। ये असल में इस तरह से होता है, एक ये फिर ये फिर ये, इस तरह से इसके ऊपर से ऊपर हम जो है वो इनको ट्विस्ट कर देते हैं। हर ऊपर वाली लेयर जो है वो निचली लेयर से अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से स्पाइरल करने से हमारे पास जो स्ट्रैंड्स हैं तो उनको हम अपनी जगह पर फिक्स रख सकते हैं। तो आपके पास जो है 230 kV से अबाव जो वोल्टेजेस हैं उन पर जो है हम कहते हैं कि इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ मोर देन वन कंडक्टर। यानी कि 230 kV से अगर अबाव की हम बात करें तो हम जो है वो जो है वो पर फेज पर एक कंडक्टर से ज़्यादा यूज करते हैं। यानी एक सिंगल पे जा रहा है उसको एक कंडक्टर पर नहीं लगाएंगे बल्कि एक से ज़्यादा कंडक्टर पर लगाएंगे। तो इस तरह से एक फेज पर एक से ज़्यादा कंडक्टर लगाने को हम बंडलिंग कहते हैं। तो बंडलिंग में आपके पास जो है दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं या चार कंडक्टर भी हो सकते हैं पर फेज में। तो बंडलिंग करने से हमारा जो है वो इफेक्टिव रेडियस जो है वो लाइन कंडक्टर का एक तो वो हमारा जो है वो बढ़ता है, और दूसरे नंबर पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है कंडक्टर्स के नज़दीक वो भी कम हो जाती है। इनके कम होने से आपके जो कोरोना पावर लॉस है और ऑडिबल नॉइज़ है और रेडियो इंटरफेरेंस वगैरह के जो हमारे हैं इफेक्ट्स वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाते हैं। अच्छा, बंडलिंग का एक और जो एडवांटेज है वो ये है कि इससे जो लाइन की रिएक्टेंस है वो कम हो जाती है। तो ये जो है ये डिफरेंट हमारे पास एडवांटेजेस हैं बंडलिंग के। और ओवरहेड कंडक्टर्स को जब हम यूज़ करते हैं तो किस तरह से उनको हम कर सकते हैं, और बंडलिंग में हम जो है वो उनको क्यों यूज़ करते हैं। यानी पर फेज में हम एक से ज़्यादा कंडक्टर, एक दो तीन चार वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, और उससे हमारी जो है एक तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और कोरोना लॉसेज कम हो जाते हैं। और हमें जो है वो दूसरा एडवांटेज ये मिलता है कि जो लाइन की रिएक्टेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब लाइन की रिएक्टेंस के कम होने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? लाइन की रिएक्टेंस के कम होने से ये आप जो है वो अपने नेक्स्ट पावर के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि लाइन की रिएक्टेंस के कम होने से आप जो पावर ट्रांसमिट कर रहे होते हो उसकी कैपेबिलिटी ट्रांसमिशन लाइन की बढ़ जाती है। ठीक है ना, रिएक्टेंस जितनी कम होती है ये पावर ट्रांसमिशन और लाइन की रिएक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर रिएक्टेंस कम होगी तो पावर आप बढ़ा सकते हो, अगर लाइन की रिएक्टेंस बढ़ जाएगी तो जो पावर एक ट्रांसमिशन लाइन से हम कैरी कर सकते हैं हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैं जी ये डिफरेंट अब पैरामीटर्स की तरफ आ जाते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के जो हैं वो डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनमें सबसे पहला है जी लाइन रेजिस्टेंस। तो जो आपके जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी वैल्यूएशन और इकोनॉमिक स्टडीज़ में। तो जो डीसी रेजिस्टेंस है वो सॉलिड राउंड कंडक्टर की स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं आर डी सी इक्वल टू रो एल ओवर डी। तो ये जो आपकी रो है दिस इज कंडक्टर रेजिस्टिविटी, दिस वन इज कंडक्टर लेंथ एंड दिस ए इज द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपकी जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है ये तीन फैक्टर्स से बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, याद रखिएगा। नंबर वन फ्रीक्वेंसी, नंबर टू स्पायरलिंग एंड नंबर थ्री इज़ टेम्परेचर। स्पायरलिंग से मुराद अभी मैंने आपको बताया कि जो कंडक्टर जो होते हैं ये ट्रांसमिशन लाइन के उनको हमने लेयर्स में रखा होता है। एक नीचे वाली लेयर होती है, उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको हमें ट्विस्ट करना होता है, और उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको हम पहले से अपोजिट में ट्विस्ट कर देते हैं, इससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी स्पाइकिंग और टेम्परेचर वो फैक्टर हैं जिनसे आपके जो है वो रेजिस्टेंस अफेक्ट करती है। तो इसी तरह से आपका जो जब कंडक्टर में आप एसी से फ्लो कर रहा होता है एसी क्वांटिटी तो जो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। और जो इसकी करंट डेंसिटी होती है वो सरफेस पर कंडक्टर की सरफेस पर बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है, इससे आपकी जो एसी रेजिस्टेंस है वो जो है वो बढ़ जाती है देन द डीसी रेजिस्टेंस। एसी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है
डीसी रेजिस्टेंस की वजह से, तो इस बिहेवियर को हम स्किन इफेक्ट का नाम देते हैं। यानी कि ये एक इफेक्ट है कि आपकी जो करंट डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जितनी करंट डेंसिटी सरफेस पर हो उतनी ही कंडक्टर के सेंटर में हो, लेकिन इस तरह से नहीं होता, बल्कि उसकी जो करंट डेंसिटी है वो सरफेस पर ज़्यादा होती है, यूनिफॉर्म भी नहीं होती, और सरफेस पर करंट डेंसिटी ज़्यादा होती है कोर की निस्बत। तो इस इफेक्ट को हम जो है वो स्किन इफेक्ट का नाम देते हैं। तो 60 हर्ट्ज पर जो है वो एसी रेजिस्टेंस ये तकरीबन 2% हायर होती है जी, एज कम्पेयर्ड विद डीसी रेजिस्टेंस। यानी डीसी में तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाएगी ना, तो अगर हम 60 हर्ट्ज की बात करें तो वहाँ पर जो है वो एसी रेजिस्टेंस वो ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो हमारी जो है वो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अच्छा, उसके अलावा हमारा जो है ये टेम्परेचर पर भी इसकी डिपेंडेंस होती है। तो टेम्परेचर पर जनाब इसकी डिपेंडेंस इस तरह से होती है कि जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो इस चेंज को जो है वो हम इस चेंज को लीनियर कंसिडर किया जा सकता है ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, और उसको हम जो है वो कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं। R2 इज इक्वल टू R1 कैपिटल T प्लस T2 डिवाइडेड बाय कैपिटल T प्लस T1। जबकि ये R2 और R1 जो हैं ये कंडक्टर की रेजिस्टेंसेज होती हैं T2 और T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है जी। तो कैपिटल T जो है ये दिस वन इज अ टेम्परेचर कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर मटेरियल। ये जो कैपिटल T आपको नजर आ रहा है, this one is the temperature constant and depends on the conductor material, ये T। तो for aluminium capital T is nearly equal to 228। यानी एल्यूमिनियम के लिए ये वाला जो है ये T जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है और जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एल्यूमिनियम के लिए ये आमतौर पर 228 के करीब होता है। तो ऊपर वाले इफेक्ट्स जो भी मैंने आपको बताए हैं, इनकी वजह से जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है ये बेस्ट, अगर हमें देखना होगा बेस्ट कब हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर डाटा से आपको पता चल सकती है कंडक्टर की जो है वो रेजिस्टेंस का। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं जी ये सिंगल फेज जो हमारे पास कंडक्टर है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। सिंगल जो कंडक्टर है उसकी हमने इंडक्टेंस को अभी देखना है कि उसकी इंडक्टेंस क्या होती है, किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपको पता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के आसपास में क्रिएट करता है। ये तो हमने अपनी बेसिक क्लास में सीखा हुआ है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होती हैं, ये जो है उस कंडक्टर के साथ जो है वो आसपास जो है वो सर्कल्स की शक्ल में होती हैं। और इन सर्कल्स की अगर आप डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहो तो वो राइट हैंड रूल है कि आपका जो अंगूठा है, जो थंब है, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग करंट, then your encircled fingers will point out in the direction of circular magnetic field। यानी अगर आप अपना अंगूठा जो है वो मूविंग करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो आपने जो अपनी फिंगर से जो है वो अपने ट्विस्ट की होंगी, जिन फिंगर से आपने जो है वो उसको कंडक्टर को पकड़ा होगा, तो वो फिंगर जो है वो बताएंगे कि इस सर्कल की डायरेक्शन क्या है, और जो वो सर्कल जो है वो असल में मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा होगा। तो जब करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होता है, तो इससे वोल्टेज जो है वो सर्किट में इंड्यूस हो जाता है। तो बाय डेफिनेशन जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो इंडक्टेंस है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इट्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज टू द करंट आई। यानी कि इससे हम इंडक्टेंस लिखते हैं एल इक्वल टू लैम्डा ओवर आई। लैम्डा यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स लिंकेज है। यहाँ से आगे जाने से पहले मैं आपको जो है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूँगा कि आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखते हैं, क्योंकि वो आपके हमेशा जो है इस सब्जेक्ट में भी
और आने वाले टॉपिक्स में भी और आपके आने वाले जो हैं वो आप जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें वो यूज़ होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि करंट की और फ्लक्स लिंकेज की। इससे हमारी मुराद क्या है? इसमें आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, उसमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। अब उस 1 एम्पेयर करंट की वजह से एक फ्लक्स जो जनरेट होगा, हम कहेंगे दिस अमाउंट ऑफ फ्लक्स is due to 1 ampere, so this flux is linked with 1 ampere current, so this is known as flux linkage। अब आपने अमाउंट ऑफ करंट कम कर दी, 0.5 एम्पेयर कर दी, 0.5 एम्पेयर की, तो इससे फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी सारी बातें कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने इसको कम किया तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी कम हुआ, तो हम कहेंगे ये जो न्यू फ्लक्स है, द न्यू फ्लक्स इज लिंक्ड विद 0.5 एम्पेयर करंट, सो दिस न्यू फ्लक्स इज द न्यू फ्लक्स लिंकेजेस। ठीक है, इसी तरह से आप 0.5 से 0.25 एम्पेयर कर देते हैं और आप कर देते हैं, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड और कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो हम कहेंगे दिस वन द रिड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड विद 0.25 एम्पेयर करंट। इस तरह से अगर आप 1 एम्पेयर से 2 एम्पेयर कर देते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे कि दिस न्यू इंक्रीज्ड मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड विद 2 एम्पेयर करंट। यानी जितना करंट होगा उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा, हम कहेंगे कि ये फ्लक्स लिंकेज है। ठीक है, समझ आ गई? तो याद रखें, एक फ्लक्स और एक फ्लक्स जितने अमाउंट ऑफ करंट से पैदा हो रहा होता है, उनके रेशो को हम जो है वो इंडक्टेंस का नाम देते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखें। यानी फ्लक्स से लिंकेज, यानी कि लिंकेज से मुराद हमारी है कि जितने अमाउंट ऑफ करंट से वो पैदा हुआ है। 1 एम्पेयर से तो 1 की जो फ्लक्सेज हैं, 0.5 एम्पेयर से तो 0.5 की जो फ्लक्सेज हैं, तो ये जितना जो है वो फ्लक्स हमारा जनरेट होगा 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर या 0.5 एम्पेयर से, तो फ्लक्स जनरेटेड फ्लक्स डिवाइडेड बाय मूविंग करंट, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है ये इंडक्टेंस आ जाती है। ठीक हो गया? तो इंडक्टेंस को हम हमेशा डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू द करंट आई। मेरा ख्याल आप समझ चुके होंगे। तो हम अपनी जो बात है, डिस्कशन है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप ये फर्ज करें कि आपके पास एक गोल राउंड जो है वो कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है। ये देखें, ये यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन भी नज़र आ रही है और ये बाहर भी, और ये एक आपको सॉलिड लाइन नज़र आ रही है। तो ये सॉलिड लाइन में बता रहा हूँ कि हमारे पास एक राउंड सर्कुलर कंडक्टर है, इसका रेडियस आर है, इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस जो है वो आर है। तो ये जो आर रेडियस है, इसके रेडियस आर है, तो ये उसके कुछ हमने डॉटेड लाइन उसके बाहर में बनाई है, कुछ हमने डॉटेड लाइन इस कंडक्टर के अंदर बनाई। ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये इस सर्कुलर कंडक्टर के इनसाइड में है। ठीक है, और ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये इस सर्कुलर कंडक्टर के आउटसाइड में हमारे पास मौजूद है। तो मैं बताता हूँ कि इस सर्कल का या इस कंडक्टर का टोटल जो रेडियस है वो सेंटर से लेकर इस की जो सरफेस है यहाँ तक इसका रेडियस आर है। जबकि इसके अंदर किसी एक पॉइंट पर मैंने आपको कहा कि लेफ्ट से कि ये वाला है कि हमने ये पोर्शन लिया है छोटा सा, इससे यहाँ से यहाँ तक ये छोटा सा हमने डिस्टेंस लिया, उसको हमने डी एक्स का नाम दिया, और यहाँ से यहाँ तक का जो हमने रेडियस है उसको एक्स का नाम दिया। यानी कि हम बात कर रहे हैं इस कंडक्टर के अंदर की, यानी कि ये वाला जो कंडक्टर है इसके इन साइड पर हमने जो है वो सर्कल बनाए हुए हैं। हमारा असल में टारगेट ये है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक होती है फ्लक्स डेंसिटी, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हमेशा याद रखें, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि ये सर्कुलर शेप में होती है। एक कंडक्टर में आपने ये अपनी बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उससे रेलेवेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ये सर्कुलर शेप का होता है, ये सर्कल्स होते हैं।
ये सर्कल इस कंडक्टर के बाहर भी होंगे, इस कंडक्टर के अंदर भी होंगे। तो हम जो हैं वो इस कंडक्टर के इन साइड की बात कर रहे हैं कि एक्स जो है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, और ये हमने छोटा सा एक पोर्शन लिया हुआ है, इसको हमने डी एक्स का नाम दिया है। तो इस कंडक्टर में जो करंट है, इस टोटल के टोटल कंडक्टर में वो आई करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें इस सर्कल के अंदर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक राउंड सर्कल हो, उस पर अगर हम सारे कंडक्टर को देखें तो सब में तो करंट आई फ्लो कर रहा होगा, लेकिन उस कंडक्टर के अंदर छोटे से इतने से पोर्शन को अगर हम देखें तो इस पोर्शन के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम आई एक्स का नाम दे रहे हैं। यानी इस सारे कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है, और इस कंडक्टर के अंदर इतने से पोर्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने आई एक्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है। अब आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एम्पियर्स लॉ भी पढ़ा हुआ है, मैं आपको उसका जो है वो रिमाइंड करवा देता हूँ। उसकी जो है वो यहाँ पर हमारे पास एक शेप है। तो एम्पियर लॉ जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच एक्स है अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस एक्स, ये जनाबी वाली कांस्टेंट है और ये सर्कल के टेंजेंट पर है। ठीक है। तो आपका जो एम्पियर लॉ है जो कि आपके एच एक्स को करंट आई एक्स के साथ जो है वो रिलेट करता है, वो आपको बताता है। एम्पियर लॉ क्या बताता है कि अगर आप का जो भी आप अपने जो सर्कल है, मैग्नेटिक सर्कल है, उसको अगर आप इंटीग्रेट करो सारे के सारे सर्कल को, तो वो आपको बता देगा कि इस सर्कल के अंदर कितना करंट इनक्लोज है। ये एम्पियर लॉ है, सिंपल सा मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है वो सर्कल पर इंटीग्रेट करेंगे, तो वो आपको बता देगा कि उसके अंदर करंट इनक्लोज कितना है। या इन अदर वर्ड जो है वो एक करंट इनक्लोज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होती है वो सर्कुलर शेप की भी होती है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट टू द सर्कल है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जी। हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम इस गोल सर्कल पर अगर हम उसको इंटीग्रेट करें, जिसकी लेंथ स्मॉल हमने रखी थी, डी एल लेंथ है स्मॉल लेंथ, और एच एक्स और 0 to 2 पाई एक्स, यानी 2 पाई आर तो पूरे के पूरे कंडक्टर का हो जाएगा। हम जस्ट जो है वो यहाँ पर सरफेस पर देख रहे हैं, तो 0 to 2 पाई एक्स हो जाएगा जी। इस सब का हमने करना है। तो इतने सारे क्वेश्चन का हम जो है मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो डॉट डी एल एच एक्स डॉट डी एल इज इक्वल टू करंट इनक्लोज, तो इतने पोर्शन में जो इनक्लोज करंट है इट इज आई एक्स। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सेपरेट भी सॉल्व किया है। तो एम्पियर लॉ है एच एक्स डॉट डी एल 0 to 2 पाई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स। तो अब जब हम ये एच एक्स का कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो डी एल की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जैसे एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स होती है, इसी तरह से डी एल की इंटीग्रेशन जो है वो लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ को इंटीग्रेट करना है 0 to 2 पाई एक्स, तो एच एक्स, तो ये आ जाएगा 2 पाई एक्स - 0, तो 2 पाई एक्स एच एक्स इंटू 2 पाई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स। तो एच एक्स इधर ही रह जाएगा, 2 पाई एक्स इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो जनाब ये बन जाएगा एच एक्स इज इक्वल टू आई एक्स ओवर 2 पाई एक्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये एम्पियर लॉ आपको बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दिस इज इक्वल टू आई एक्स ओवर 2 पाई एक्स। ठीक है। अभी हमने कहा हुआ है कि एक्स हमारा जो है वो कंडक्टर के इनसाइड है। अगर कंडक्टर के सरफेस पर होगा तो x इज इक्वल टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू, यानी रेडियस में कितना करंट होगा आई, इन टोटल कंडक्टर में आई ओवर 2 पाई आर हो जाएगा। लेकिन अभी हमने कहा हुआ है कि एक्स डिस्टेंस था, तो एच एक्स इज इक्वल टू आई एक्स ओवर 2 पाई एक्स। ठीक है। तो आपका जो आई एक्स करंट है दिस वन इज द करंट एनक्लोज्ड एट रेडियस एक्स। तो जो आपको यहाँ पर फिगर में नज़र आ रहा है, इतने रेडियस में जितना जो है वो करंट एनक्लोज हुआ है। तो आपकी जो इक्वेशन है 4.5 इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर वैल्यूएटिंग द फ्लक्स लिंकेज लैम्डा ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है। तो ये जो है ये इक्वेशन हम अपनी जो है वो
फ्लक्स लिंकेज में ये हमारी इक्वेशन है जिसको हमने 4.5 नंबर दिया है, तो इसको हम जो है वो फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह अभी आने वाले टॉपिक में। तो आपकी जो है वो इंडक्टेंस की अगर हम बात करें एक कंडक्टर की, उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द सम ऑफ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम फ्लक्स लिंकेजेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द कंडक्टर। यानी कि जो अभी हम इंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे कि जी ये वाली जो इंडक्टेंस है ये आपके इंटरनल, एक कंडक्टर के इंटरनल और उस कंडक्टर के एक्सटर्नल के जितने भी फ्लक्स लिंकेजेस हैं उनका समीशन, उनके डिफरेंट जो कंट्रीब्यूशन हैं उनको अगर हम सम अप करें तो इनसे हमारे पास जो है वो इंडक्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम इंडक्टेंस जो है वो इंडक्टेंस वही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं जी इंटरनल इंडक्टेंस को। तो जनाब जो इंटरनल इंडक्टेंस है, आपके पास जो सिंपल एक्सप्रेशन है उसको हम इंटरनल फ्लक्स लिंकेज का हम सेकेंड इफेक्ट को नेगलेक्ट कर रहे हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जनाब यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है कंडक्टर में। हमने स्किन इफेक्ट को नेगलेक्ट किया है और हमने कहा यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है थ्रू आउट द कंडक्टर। तो उस वक्त हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी, आई ओवर पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आई एक्स ओवर पाई एक्स स्क्वेयर। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक यही कंडक्टर है जिसको से इसी से हम अपनी डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हैं। तो करंट डेंसिटी क्या होती है जी, करंट पर यूनिट एरिया। तो जब करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो चाहे तो हम इस पूरे सर्कल पर लें यानी पूरे कंडक्टर पर दे लें आई ओवर पाई आर स्क्वायर एरिया, चाहे हम यहाँ पर लें आई एक्स ओवर पाई एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में करंट डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी, यानी आई ओवर पाई आर स्क्वायर वाली करंट डेंसिटी या आई एक्स ओवर पाई एक्स स्क्वायर से करंट डेंसिटी कैलकुलेट करें, ये दोनों जो है वो यूनिफॉर्म होंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी कि आई ओवर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आई एक्स ओवर पाई एक्स स्क्वायर, यानी जो करंट डेंसिटी है, करंट पर यूनिट एरिया है, चाहे पूरे कंडक्टर में लें चाहे कंडक्टर के अंदर एक सर्कुलर पोर्शन में लें, तो करंट डेंसिटी जो है वो वहाँ पर हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म ही रहेगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर रहे हैं, मैंने सेपरेटली इसको सॉल्व किया आप लोगों के लिए। ये देखें जी आई ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स ओवर पाई एक्स स्क्वायर, यही जो इक्वेशन है इसका मतलब ये है कि अगर हम आई एक्स को एक साइड पे कर दें तो पाई एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो आई एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू आई। सो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आई की एक्स की हमारे पास जो कीमत आ जाएगी इट इज़ इक्वल टू आई इंटू एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो आई एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी आई इंटू एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एच एक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बताई है, एच एक्स इक्वल टू आई एक्स ओवर टू पाई एक्स। मैं आपको इसके लिए प्रीवियस स्लाइड पे लेके चलता हूँ। तो देखें एच एक्स इक्वल टू आई एक्स ओवर टू पाई एक्स, तो वो हम यहाँ वैल्यू कोट कर रहे हैं, आई एच एक्स इक्वल टू आई एक्स ओवर टू पाई एक्स। सो एच एक्स इज इक्वल टू आई इंटू आई एक्स की ये वैल्यू हम यूज़ करने जा रहे हैं, आई एक्स इक्वल टू आई इंटू एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो आई एक्स की जगह पे हमने रखा आई इंटू एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पाई एक्स। अब ये जो एक्स है ये इसके स्क्वायर को जो है वो कैंसिल आउट कर देगा, ठीक हो गया। सो दिस इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय टू पाई आर स्क्वायर। सो ये आर स्क्वायर इसके साथ, तो आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद दिस एक्स। सो एच एक्स इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक हो गया। एच एक्स इक्वल टू आई ओवर टू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। सो एच एक्स की हमारे पास जो है वो ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, आपको पहले से पता होगा लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। याद रखें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपके पास मैग्नेटिक, एक होती है फ्लक्स इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को हम आपस में इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एच एक्स।
यानी बी इजिकल टू म्यू एच होता है, म्यू एच होता है आंसर का, बी इजिकल टू म्यू एच, म्यू नॉट एच। तो बी इजिकल टू म्यू नॉट एच का मतलब ये है कि ये वाली जो फ्लक्स डेंसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों होते हैं फ्लक्स ही हैं, एक इंटेंसिटी होती है और दूसरी होती है फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि आपके पास जो है ये फ्लक्स जो है पर यूनिट एरिया में कितना है। तो इंटेंसिटी और फ्लक्स से डेंसिटी को अगर रिलेट करना हो तो वो हम इस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है, याद रखें। बी एक्स बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है, तो यहाँ पर चूँकि हम एक्स की बात कर रहे हैं सो बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास तो बी एक्स की एच एक्स की हमने निकाली है जी वैल्यू, एच एक्स इक्वल टू आई ओवर टू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। तो बी की क्या निकलेगी, इस सारे एक्सप्रेशन को म्यू नॉट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हुआ है। तो बी एक्स इक्वल टू वही जो पहले वाला एक्सप्रेशन था उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर जो म्यू नॉट है दिस वन इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो एक और डिफरेंट जो है वो चीज़ आपसे शेयर करूँगा, लेकिन वो शेयर करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ। उम्मीद है कि आप इससे जो है वो इजीली समझ जाएंगे। अच्छा, ये देखें जी, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फंडामेंटल, आप सबको पता है कि फाई इज इक्वल टू बी ए। ये फॉर्मूला आपको पता है, यानी कि फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट है, ठीक है। तो यानी कि फ्लक्स को, ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये हमारे पास होता है जी बी डॉट ए, ये वाली फ्लक्स डेंसिटी होती है और ये जो है ये एरिया है। अच्छा, अगर हम इसका डिफरेंशियल लें तो ये वाली तो फिक्स डी फिक्स रहेगी, डी फाइव इज इक्वल टू बी फिक्स और एरिया का डी ए आ जाएगा। हम अगर कहें कि डी फिक्स है तो एरिया जो कि वेरिएबल है उसको हम डी ए कर देंगे। अच्छा, अब जो एरिया है उसकी मैं अगर बताऊं कोई हमारे पास, मैं कंडीशन सिचुएशन आपके सामने अगर वाजिया करूँ कि अगर ऐसा कंडक्टर हो, हम कहेंगे उसकी लेंथ 1 मीटर है और उसकी थिकनेस डी एक्स है, लेंथ 1 मीटर है, थिकनेस डी एक्स है, तो डी ए क्या हो जाएगा जी, लेंथ इंटू थिकनेस, तो डी एक्स इंटू 1 आ जाएगा ना डी ए। सो यहाँ से डी फाइव एक्स, बी की जगह पे बी एक्स, अगर हम एक्स की बात करें अप टू एक्स पॉइंट, डी फाइव एक्स अप टू इज इक्वल टू बी की जगह बी एक्स है, तो डी ए की जगह पे जो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है डी एक्स इंटू 1, तो ये आ जाएगी, यानी डी फाइव एक्स इक्वल टू बी इंटू डी एक्स इंटू 1। तो यहाँ से मैं आपके साथ जो है ये एक चीज़ मैं असल में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास डी फाइव एक्स आ जाएगा, डी फाइव एक्स आ जाएगा जी डी एक्स डॉट जनाब डी एक्स डॉट डी एक्स इंटू 1। सो वही यहाँ पर भी है, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखेंगे तो ये देखिए, तो डी फाइव एक्स इजिकल टू बी एक्स डॉट 1, यानी कि हमारे पास जो लेंथ है कंडक्टर की वो 1 मीटर हमने ज्यूम की हुई है। तो एक्स यानी डी एक्स एज इट इज रहेगा। अब डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, साथ में डी एक्स आ रहा है। सो आपके जो है वो डी फाइव एक्स है। अब ये डी फाइव एक्स क्या चीज़ है, दिस वन इज द फ्लक्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब हमने ये तो फ्लक्स आ गया ओवरऑल की वजह से, यानी दिस वन फ्लक्स इज ड्यू टू दिस करंट आई। अब हमने निकालनी है फ्लक्स लिंकेजेस। अब वही फ्लक्स लिंकेजेस वाला कॉन्सेप्ट देखो, हमने निकालनी, ये तो आ गया जी फ्लक्स आ गया ड्यू टू ऑल करंट, हमने निकालनी है फ्लक्स लिंकेजेस। अब फ्लक्स लिंकेजेस क्या होंगे जी, फ्लक्स लिंकेजेस का मतलब ये है अप टू पॉइंट एक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स लिंकेजेस का क्या मतलब है तो ये वाला फ्लक्स ही, लेकिन ये फ्लक्स है, हमने फ्लक्स लिंकेजेस निकालनी है। फ्लक्स लिंकेजेस की मतलब ये है कि आपके पास जो कंडक्टर है उसके पोर्शन एक्स तक
इस कंडक्टर के पोर्शन x तक कितना करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स मौजूद है। द फ्लक्स ड्यू टू द पोर्शन ऑफ करंट अप टू दिस वैल्यू x। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने जो है वो फ्लक्स उसको देखना है। ठीक हो गया, तो हम अभी इस चीज़ को देखेंगे, फ्लक्स को भी हम देखेंगे। तो इसमें आप देखें जनाब कि यहाँ पर हमारे पास ये मौजूद है। तो डी फाई एक्स में अगर आपको बताऊँ कि टोटल करंट जो है एनक्लोज इन कंडक्टर एरिया, यानी टोटल कंडक्टर का एरिया क्या होगा जिसमें सारा का सारा करंट फ्लो कर रहा है, पाई आर स्क्वायर होगा ना, सिंपल सी बात है। तो पाई आर स्क्वायर द करंट एनक्लोज्ड अप टू रेडियस एक्स, फ्रैक्शन और पोर्शन को अगर हम देखें तो वहाँ तक कितना करंट एनक्लोज है, फ्रैक्शन कितनी आ रही है टोटल करंट की, तो वो बन जाएगी जी पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स तक तो एरिया पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल करंट का वो कितना पोर्शन बन जाएगा जी पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। सो ड्यू टू दिस फ्रैक्शन ऑफ करंट द फ्लक्स इज नोन एज फ्लक्स लिंकेज विच इज डी लैम्डा एक्स इज इक्वल टू, यानी डी पाई एक्स का जो है वो ये वाला पोर्शन पाई एक्स स्क्वायर ओवर पाई आर स्क्वायर वाला जो पोर्शन है, अगर आप डी पाई एक्स से इतने पोर्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो फ्लक्स है इसको हम फ्लक्स लिंकेजेस का नाम देंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हम ये बात कर रहे हैं कि हमने फ्लक्स लिंकेजेस कैलकुलेट करनी है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा पिक करें कि हमने जो है वो फ्लक्स लिंकेज को कैलकुलेट करना है। तो ये वाला जो है ये ओवरऑल फ्लक्स है, तो ये फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे इस फ्लक्स का कितना पोर्शन जो है वो करंट के साथ लिंक कर रहा है। फ्लक्स लिंकेज की हम सिंपल सी डेफिनेशन ये करते हैं कि अप टू पॉइंट एक्स जितना करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा उसको हम फ्लक्स लिंकेजेस का नाम देंगे। तो जो टोटल करंट है उसका जो है वो इतना फ्रैक्शन पाई एक्स स्क्वायर ओवर पाई आर स्क्वायर, ये वाला जो फ्रैक्शन है ये करंट हमारे पास होगा, और इस फ्रैक्शन को अगर हम ओवरऑल फ्लक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जनाब अली हमारे पास आ जाएगा जी फ्लक्स लिंकेजेस अप टू द वैल्यू एक्स। ठीक है, तो अच्छा उससे आगे चलते हैं। डी लैम्डा एक्स इक्वल टू डी पाई एक्स को अगर हम इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा जी एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू डी पाई एक्स। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो जो फ्लक्स लिंक है, जो फ्लक्स है डी फाई एक्स, ये जो है ये आमतौर पर सिर्फ कंडक्टर की जो फ्रैक्शन है उसको लिंक करता है फ्रॉम सेंटर टू रेडियस एक्स। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसको लिंक करता है सेंटर से लेकर जो रेडियस है इसका एक्स तक। तो अगर हम यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी की एजम्पशन को ही लें तो आपके पास जो है वही पाई एक्स स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर की जो टोटल करंट जो फ्लक्स है वो उतना हमारे पास जो है वो लिंक करता है। यही जो चीज़ मैंने भी आपको बताई। तो डी फाई एक्स की यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें, तो म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर क्यूब एक्स टू पाई आर रेज पर फोर एंड एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, क्योंकि टोटल यहाँ पर हमारे पास है हमने डी फाई एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है। तो पहले आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर फोर हो गई और एक्स जो था वो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बन गया। अब हमने जो है वो टोटल फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना है फ्रॉम ज़ीरो टू आर तक, यानी ये तो हमने फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट की ना अप टू पॉइंट एक्स, और ये एक्स जो है वो कंडक्टर के इंटरनल है। मैं आपको कंडक्टर फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ वाज़ेह हो जाए। ये कंडक्टर है, हमने जो फ्लक्स है वो इसके अंदर जो है यहाँ तक कैलकुलेट किया है। अब हम वही फ्लक्स यहाँ तक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बाकी के पोर्शन का, तो हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे ज़ीरो से लेकर आर तक उस फ्लक्स को। तो हमारे पास इंटरनल जो है इस कंडक्टर के इंटरनल जितनी फ्लक्स इस करंट के साथ लिंक कर रही है हमारे पास जो है वो सारी की सारी कैलकुलेट होकर सामने आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमने उससे जो हमारे पास है ये वाला जो एक्सप्रेशन है डी लैम्डा एक्स, ये लैम्डा एक्स
फ्लक्स लिंकेजेस का है। फ्लक्स लिंकेजेस का मतलब है कि कितने करंट की वजह से फ्लक्स जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया था, एग्जैक्टली वही हम यूज़ कर रहे हैं फ्लक्स लिंकेजेस का। तो जो इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस है हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r क्यूब, ये कांस्टेंट है, तो एक्स क्यूब 2 पाई r⁴ एंड एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, 0 to 4 तक हम इसको जो है वो 0 to r तक जो है वो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा जनाब ये देखें ज़रा, इंटीग्रेट म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r⁴, ये एज इट इज़ आ जाएगा जी। सो एक्स क्यूब हमारे पास आ जाएगा जी x⁴ डिवाइडेड बाई 4, फिर इसको हमने 0 to r तक इंटीग्रेट करना है। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी जी, x⁴ डिवाइडेड बाई 4, सो ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 पाई r⁴ और एक्स क्यूब को हमने 0 to r तक इंटीग्रेट करना है, दिस वन इज 0 to r, तो दिस इज r⁴। सो दिस r⁴ एंड दिस r⁴, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा जी म्यू नॉट आई ओवर 8 पाई। इंटरनल जो फ्लक्स लिंकेजेस हैं उसका जो आंसर आ रहा है, दिस वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8 पाई। तो ये आंसर आ गया हमारे पास फाइनल पे इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस का। अब एक फार्मूला और होता है जी, वो होता है इंडक्टेंस का, मैं उस पर भी आपको लेके जाऊंगा, लेकिन इंडक्टेंस का फार्मूला आपको याद है, मैंने आपको क्या कहा था कि इंडक्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्डा ओवर आई। मैं आपको फिर यहाँ पर लेके चलता हूँ। हमारे पास जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, ये देखें जी, मैंने आपको बताया इंडक्टेंस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर आई। अभी हमने लैम्डा या फ्लक्स लिंकेजेस कैलकुलेट की हैं सिंगल कंडक्टर की, तो उसको अगर हम आई से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है ये इंडक्टेंस आ जाएगी। सो म्यू नॉट आई ओवर 8 पाई डिवाइडेड बाय आई, तो आई से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 8 पाई इंटरनल इंडक्टेंस। सो जो इंटरनल इंडक्टेंस है दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 8 पाई। तो जो फ्लक्स लिंकेज आ जाएंगे, ये फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो इंटरनल इंडक्टेंस है कंडक्टर की, वो आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 8 पाई विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। अब याद रखेंगे इंटरनल इंडक्टेंस जो है ये फिक्स है, ये हमने निकाल ली है कंडक्टर की, दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो हमने ये देखें ये रेडियस से बिल्कुल फ्री है, चाहे आप स्मॉल रेडियस का कंडक्टर यूज़ करें, चाहे बहुत बड़े रेडियस का जो है वो कंडक्टर यूज़ करें, उसमें रेडियस इसमें फैक्टर नहीं आ रहा है, उसकी जो इंडक्टेंस है वो यही होगी 1/2 इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो जनाब ये जो इंडक्टेंस है दिस वन इज द इंटरनल इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और याद रखें ये जो इंडक्टेंस है दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडक्टर रेडियस आर। तो ये जो है ये हमारे पास कंडक्टर का जो रेडियस आर है ये उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं कि इंडक्टेंस ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस। अब वही कंडक्टर है, पहले हम इस कंडक्टर के इन साइड देख रहे थे, अब हम इस कंडक्टर के आउट साइड पर देखेंगे। यानी हमने कहा कि इंडक्टेंस तो हमने पहले इंटरनल यानी उस कंडक्टर के इन साइड पर कैलकुलेट की, अब इंडक्टेंस हम कंडक्टर के आउट साइड पर देखेंगे। यानी कि जो पहले तो हमने फ्लक्स से लिंकेजेस कैलकुलेट की जो कि एक कंडक्टर के अंदर जमा होंगे, अब वही फ्लक्स कंडक्टर के बाहर भी तो होगा ना, तो अब हम कंडक्टर के बाहर का जो है फ्लक्स उसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को एडअप करेंगे, तब जाकर हमारे पास टोटल जो है वो फ्लक्स बनेगा, टोटल इंडक्टेंस बनेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि कंसिडर अभी आप एज्यूम करें कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच एक्स है वो हमने जनाब कंडक्टर के आउटसाइड पर ली है, यानी कि जो एक्स है हम इट इज़ ग्रेटर देन आर, दिस एक्स, ये देखें जी दिस एक्स इज ग्रेटर देन आर मीन्स इट इज़ आउटसाइड ऑफ कंडक्टर एज शोन इन फिगर 44। तो सिंस आपके पास जो सर्कल है रेडियस एक्स पर वो सारे के सारे करंट को अब इनक्लोज कर रहा है, ये देखें। अब हम अब ये सर्कल रेडियस एक्स ये है, तो ये सर्कल सारे करंट को इनक्लोज कर रहा था,
पहले वाला जो सर्कल है मैं आपको फिर लेके चलता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% हो जाए। ये सर्कल जो था ये इस कंडक्टर के सारे करंट को इनक्लोज नहीं कर रहा था, बल्कि इस कंडक्टर के थोड़े से करंट को इनक्लोज कर रहा था, जिसकी वजह से हमें इस पोर्शन को निकालना पड़ा, इस फ्रैक्शन को निकालना पड़ी कि इस पोर्शन में कितना करंट इनक्लोज है, पाई एक्स स्क्वायर ओवर पाई आर स्क्वायर के जो है वो फ्रैक्शन से। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप वाले केस में देखें तो जो न्यू केस है उसमें हमने एक्स जो है वो कंडक्टर के आउटसाइड पे लिया हुआ है। तो ये जो सर्कल है या ये सर्कल, कोई भी सर्कल जो है आप इसको देखो तो ये सारे के सारे करंट को एनक्लोज कर रहा है। सो इस केस में आपका जो आई एक्स है दिस विल बिकम आई एक्स इज इक्वल टू आई। तो वहाँ पर आपने जो पहले बी एक्स निकाला था उसमें आई एक्स जो है वो आई से रिप्लेस हो जाएगा। तो बी एक्स आपने क्या निकाला था कि बी एक्स वॉज इक्वल टू म्यू नॉट एच एक्स दैट वॉज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स ओवर 2 पाई एक्स। मैं अगर आपको फिर प्रीवियस स्लाइड पे लेके चलूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये हमारे पास जो है दिस वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई नॉट स्क्वायर इंटू एक्स हमारे पास यहाँ पर जो है वो आ जाएगा एच एक्स की जगह पर। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि आपके पास जो है ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी, एच एक्स हमने पहले जो कैलकुलेट किया है सबसे पहले, अब वही वाला हमारे पास जो है वो एच एक्स यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। एच एक्स किसके इक्वल है जी, आपको याद होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट एच एक्स मैंने आपको जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट की थी। इट वाज इक्वल टू एच एक्स इज इक्वल टू आई एक्स ओवर 2 पाई एक्स। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच एक्स, तो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एक्स। ठीक है, तो इसके साथ जब हमने बी कैलकुलेट करना है तो इस एक्सप्रेशन के साथ सिर्फ म्यू नॉट लगाना है और इस आई एक्स को हम आई से रिप्लेस कर देंगे। आई एक्स का मतलब है कि करंट थोड़े से पोर्शन में है और आई का मतलब है कि करंट सारे के सारे कंडक्टर में है। तो अब हमारा सर्कल जो है वो कंडक्टर के आउटसाइड पे रहा है, इसलिए जो है वो सारे का सारा हम करंट जो है वो उसको कंसिडर कर रहे हैं। या खैर आपको समझ आ गई तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास जो है वो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एक्स है। तो अभी आपका जो एंटायर करंट है, सारे का सारा करंट, वो जो है वो फ्लक्स जो कि आउटसाइड कंडक्टर है उसके साथ लिंक कर रहा है। तो आपके जो फ्लक्स लिंकेजेस हैं वो न्यूमेरिकली आपके जो हैं वो डी फाई एक्स के इक्वल हैं। क्या मतलब है कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो डी फाई एक्स है यहाँ पर दिस वन मैंने आपको जो यहाँ तक जो कैलकुलेट करके दिया था, ये डी फाई एक्स मैंने कहा था कंडक्टर के इन साइड पर है, कंडक्टर के इंटरनल है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस फ्लक्स क्योंकि इन साइड है तो करंट थोड़ा लिंक कर रहा है, तो कितना करंट लिंक कर रहा है उस फ्रैक्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। अब चूँकि यही फ्लक्स हमारा आउटसाइड पर है तो करंट सारे का सारा इनक्लोज कर रहा है, तो किसी किस्म के किसी फ्रैक्शन से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इन साइड का तो हमें फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब चूंकि हमारा जो सर्कल है वो कंडक्टर के आउटसाइड पर है तो अभी हमें फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके पास जो है वो फ्लक्स लिंकेज जो है, फ्लक्स लिंकेज ये न्यूमेरिकली आपके पास टोटल जो फ्लक्स डी फाई एक्स है ये उसके ही इक्वल आ जाएगी। तो वही जो डी फाई एक्स मैंने पहले आपको कैलकुलेट करके दिया था ये वही वाला है। तो डी फाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स डी एक्स डॉट वन। तो डी एक्स तो एज इट इज आएगा, जो डी एक्स अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड से कैलकुलेट किया है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एक्स। सो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। सो ये डी फाई एक्स जो है ये डी लैम्डा एक्स के इक्वल है। अच्छा, ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग आपके लिए यहाँ पर ये फिगर से यहाँ रिपीट की है। तो आपकी जो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस हैं हमने 2 पॉइंट लिए हैं जी, पॉइंट D1 ये है और ये पॉइंट D2 है, ये 2 सर्कल हैं। तो D1 और D2 इन 2 पॉइंट के बीच में अगर हमने ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस कैलकुलेट करनी हो तो हमें इस जो अभी हमने फ्लक्स लिंकेज ये जो है इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम D1 टू D2 इस वाली फ्लक्स लिंकेज को। तो ये क्या है जी, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई
तो जो वेरिएबल है ये 1/x इंटू डी एक्स इन साइड पे चला जाएगा। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, डेफिनेटली नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होगी। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे जी d1 टू d2, यानी पहले आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ d2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ d1। तो इस माइनस की वजह से आपको पता है ये वाले जो हैं ये डिवाइड हो जाते हैं, तो प्लस की वजह से मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ चूँकि माइनस है लिहाजा आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ d2 डिवाइडेड बाय d1। इनको इकट्ठा भी किया जा सकता है और ये डिवाइड हो जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ d2 डिवाइडेड बाय d1। सो यहाँ पर म्यू नॉट ओवर 2 पाई, तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई की अगर हम वैल्यू वगैरह को देखें, म्यू नॉट की 4 पाई×10⁻⁷, तो फाइनल पे हमारे पास जो आ जाएगा आंसर, इट विल बिकम 2×10⁻⁷ आई natural log of d2 divided by d1. This is in Weber per meter. This is the flux linkages, which is external flux linkage, and this is the point between d2 and d1. अब अगर हमने इसकी इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये तो फ्लक्स लिंकेज है, वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि इंडक्टेंस अगर कैलकुलेट करनी है तो वो क्या करेंगे, इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट आई, एल इज इक्वल टू लैम्डा ओवर आई। सो ये लैम्डा है, इसको आई से डिवाइड करेंगे, ये आई से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या रह जाएगा जी 2×10⁻⁷ नेचुरल लॉग ऑफ d2 बाई d1 हेनरी पर मीटर। दिस इज द एक्सटर्नल इंडक्टेंस। सो स्टूडेंट्स हमने इंटरनल इंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर ली है और एक्सटर्नल इंडक्टेंस भी हमने कैलकुलेट कर ली है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज लाइंस। जो हमारे पास जो सिंगल फेज लाइंस हैं, हमने उनकी जो है वो इंडक्टेंस उसको अभी हम देखने जा रहे हैं कि उसकी जो है वो उसमें क्या सूरत हाल होती है, उसकी इंडक्टेंस किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी जो सिंगल फेज 2 वायर जो होती हैं उनमें उनकी हम इंडक्टेंस को देखना चाहेंगे। हमने एक कंडक्टर की इंटरनल इंडक्टेंस भी देख ली है और एक्सटर्नल इंडक्टेंस भी देख ली है। तो अब हम जो है वो जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, तो ये देखें जी एक कंडक्टर है, इसमें करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसमें करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस कंडक्टर का रेडियस r1 है, इस कंडक्टर का रेडियस r2 है, और इनके सेंटर टू सेंटर जो है वो डिस्टेंस d है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे आपके सामने, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो सर्किट बनेंगे, सर्किट जो है यहाँ पर वो ये वाले हैं। इन दोनों कंडक्टर्स में इसमें अगर करंट जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसमें करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू माइनस I1। ठीक है, तो आपका जो करंट I1 है, इफ इट इज रेफर्ड इनटू द पेज, तो कंडक्टर 2 में से जो है ये वाला जो करंट है वो आउट ऑफ द जो है वो पेज निकल रहा है। इसमें इन टू द पेज अगर करंट जा रहा है, तो यहाँ से करंट जो है हमारे पास आउट ऑफ पेज आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम करंट के जो सेटअप है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, जो के कंडक्टर्स के बिटवीन जो है वो लिंक करते हैं, उनको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस d है। तो अगर हम बात करें कि कंडक्टर 1 की जो इंडक्टेंस है ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स, इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन 4.12। यानी कि मैंने पहले आपको बताया कि हम जो इंटरनल इंडक्टेंस है वो हमने कैलकुलेट कर ली हुई है, पहले जो मैंने आपको बताया है। तो उसके अलावा जो फ्लक्स बियॉन्ड डी लिंक्स अ नेट करंट ऑफ 0, that's why it does not contribute to the net magnetic flux linkages in the circuit। इसलिए अगर हमने जो है वो ये हमारे पास की जो सिचुएशन है, इससे आगे अगर हम कोई सर्कल बनाएंगे इस तरह का, तो ये अगर ये दोनों करंट इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ 10 एम्पेयर, इट इज़ माइनस 10 एम्पेयर, तो अगर हम इस से आगे कोई भी सर्कल बनाएंगे, तो वो जो करंट को अपने अंदर जो है वो इनक्लोज करेगा, तो वो +10 -10 +5 -5 +2 -2 वगैरह के जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और किसी किस्म की हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। तो इसलिए अगर हमने इंडक्टेंस जो है वो कंडक्टर 1 की ड्यू टू द नेट एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज हमने
कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो प्रीवियस इक्वेशन है उसको हम एवेल्यूएट करें। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये वाला, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट कंडक्टर के D1 इज इक्वल टू R1 टू D2 इज इक्वल टू D, यानी कि इस पोर्शन से D1 इज इक्वल टू R1 टू D, क्योंकि D1 और D2 है यहाँ पर, यहाँ D2 है और यहाँ D1 है। तो अगर हम इसकी जो है वो इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो जो हमने कैलकुलेट की हुई है तो D2 और D1 हम कहें जी जो फर्स्ट कंडक्टर है इसका D1 ये R1 है और इसका जो है ये सेकंड यहाँ पर जो D2 है इसको हम D का नाम दें। ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए नेचुरल लॉग ऑफ D2 डिवाइडेड बाय D1 है, तो D2 को हम D कह दें और D1 जो है वो R1। तो हमारी जो है वो फर्स्ट कंडक्टर की जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस है वो ये आ जाएगी, यानी इस कंडक्टर की एक्सटर्नल इंडक्टेंस सारी की सारी फ्लक्स लिंकेज, ये वाली फ्लक्स लिंकेज, ये वाली फ्लक्स लिंकेज, इनकी वजह से टोटल जो इंडक्टेंस आ जाएगी वो हमारे पास ये वाली होगी 2 इंटू 10⁻⁷ नेचुरल लॉग ऑफ D डिवाइडेड बाय R1 इन हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो जो टोटल इंडक्टेंस आ जाएगी कंडक्टर 1 की वो क्या होगी जी, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल इंडक्टेंस मैंने आपको कैलकुलेट करके दी हुई है। इंटरनल इंडक्टेंस क्या होती है जी 1/2 इंटू 10⁻⁷ और जो एक्सटर्नल है वो भी हमने ये कैलकुलेट की है 2 इंटू 10⁻⁷ नेचुरल लॉग ऑफ D डिवाइडेड बाय R1 इट इज़ इन हेनरी पर मीटर। सो हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी इंटरनल और एक्सटर्नल की, ये टोटल इंडक्टेंस ड्यू टू कंडक्टर 1। अब अगर हम कंडक्टर 1 को देखें सो कंडक्टर 1 को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ये मैंने अलग से भी किया हुआ है। सो कंडक्टर 1 की अभी हमने जो कैलकुलेशन की है, दिस इज द इंटरनल इंडक्टेंस, दिस इज द एक्सटर्नल इंडक्टेंस, this one is 1/2 into 10⁻⁷, this one plus 2 into 10⁻⁷ natural log of D divided by R1। अब अगर हम यहाँ से 2 कॉमन करना चाहें 2 इंटू 10⁻⁷ तो 10⁻⁷ तो यहाँ पर है लेकिन इसके साथ 2 नहीं है, तो 2 जब हम कॉमन करेंगे 2 इंटू 10⁻⁷ तो यहाँ हमारे पास 1/4 रह जाएगा और यहाँ से ये चीज़ कॉमन निकल गई, यहाँ पर सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ D डिवाइडेड बाई R1 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं D इंटू 1/R1, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो D/R1 ही रहेगा ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/4 तो ये वही एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁷। अच्छा, उससे आगे चलो जी, ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 10⁻⁷। तो नेचुरल लॉग ऑफ E1 होता है, याद रखें। तो हम अगर इसको नेचुरल लॉग ऑफ E⁴ लिख दें तो नेचुरल लॉग ऑफ E तो 1 होता है, तो ये हमारे पास 1/4 ही रहेगा। सो हमने नेचुरल लॉग ऑफ E⁴, तो ये आपको पता है जो पावर होती है वो लॉग के बैक साइड पे चले जाती है, ये पावर इसके बैक साइड पे चले जाएगी तो नेचुरल लॉग ऑफ E1 रहेगा, तो वो वही 1/4 ही रहेगा। सो नेचुरल लॉग ऑफ E⁴ तो ये D इंटू 1/R1 नेचुरल लॉग, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, लिहाजा ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपस में ऐड अप हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई से ये यहाँ पर ऐड अप हो जाएंगे, तो ये ऐड अप होते हुए नेचुरल लॉग ऑफ 1/R1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ D/1, ये हमारे पास जो है ये चीज़ आ जाएगी जी, नेचुरल लॉग ऑफ 1/R1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ D/1 आ जाएगा जी। सही है, क्योंकि मल्टीप्लाई से लिहाजा यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिए, और अगर ये यानी कि हम इनको वो दूसरे टर्म में लिखते तो वहाँ पर हम इनको माइनस भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखा है D इंटू 1/R1, तो ये यहाँ पर दोनों ऐड हो गए। अच्छा, आप फर्दर देखें कि नेचुरल लॉग ऑफ 1/R1 नेचुरल लॉग ऑफ E की पावर 1/4, तो दिस वन ये वाली जो दो टर्म हैं इनको अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो क्या बन जाएगा जी, इस थर्ड को छोड़ दो, इन दोनों को अगर इकट्ठा करना चाहें तो ये यहाँ पर प्लस है, और आप अपने लॉग के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करो तो लॉगरिथम में अगर दो टर्म्स जो हैं वो प्लस हो रही हों, उनके बीच में प्लस हो तो उनको हम मल्टीप्लाई यहाँ को कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा जी, नेचुरल लॉग ऑफ E⁴ 1/4 डिवाइडेड बाय R1
अब बटे के ऊपर जो है वो ई रेज़ पर 1/4 है। अगर उसी को हम हमारा जो है ये डिवीजन के निचली साइड पे ले जाएंगे तो ई रेज़ पर 1 माइनस 1/4 बन जाएगा इंटू R1। तो वही हमने किया है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1/R1 इंटू ई रेज़ पर माइनस 1/4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ D/1, ये चीज़ आ जाएगी जी। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁷ नेचुरल लॉग ऑफ 1/R1 ई रेज़ पर माइनस 1/4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ D/1। तो ये हमारे पास यहाँ तक सिचुएशन जो है वो आ जाएगी। अच्छा, उससे नेक्स्ट है यहाँ पर भी वही चीज़ थोड़ी सी मैंने की हुई है, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करके आपको स्टेप वाइज जो है वो बता दिया है। अच्छा, अब एक चीज़ और नोट रखें, याद रखें, ये जो R1 इरेज़ पर माइनस 1/4 है, इसको हम R1 प्राइम कहते हैं। R1 प्राइम इज इक्वल टू R1 इरेज़ पर माइनस 1/4। तो आपके जो इंडक्टेंस है कंडक्टर 1 की, दैट विल बिकम द इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर 1, it will become L1 is equal to 2 into 10 raised to power minus 7 natural log of 1 by R1 prime plus 2 into 10 raised to power minus 7 natural log of D/1 Henry per meter। ठीक है, तो दिस वन इज द इंडक्टेंस ऑफ 1। सिमिलरली जो कंडक्टर 2 की इंडक्टेंस है, ये हमारे पास हो जाएगी जी L2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 raised to power minus 7 नेचुरल लॉग ऑफ 1 by R2 प्राइम प्लस 2 इंटू 10⁻⁷ नेचुरल लॉग ऑफ D/1 हेनरी पर मीटर। यानी ये इंडक्टेंस कंडक्टर 1 की आ जाएगी जी। तो हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन को R1 प्राइम का नाम दिया, तो यहाँ पर हमारे पास 1/R1 प्राइम और बाकी वही वाला। तो इसी तरह से यानी कि इसको हम इन साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे जी। 2 इंटू 10⁻⁷ नेचुरल लॉग ऑफ 1/R1 प्राइम, और यही जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 10⁻⁷ नेचुरल लॉग ऑफ D/1 आ जाएगा जी। अच्छा, दिस वन इज हेनरी पर मीटर। तो यहाँ पर भी 2 इंटू 10⁻⁷ नेचुरल लॉग ऑफ D/1 इट इज़ इन हेनरी पर मीटर। तो अगर आपको जो है वो दो कंडक्टर्स एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, तो ये हमने अगर तो कंडक्टर 1 की है तो वहाँ पर टर्म 1 आ जाएगी। अगर वही कंडक्टर 2 की है तो यहाँ पर टर्म 2 आ जाएगी। बाकी डी तो दोनों का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। अच्छा, हम ये जूम करते हैं कि अगर दोनों के दोनों कंडक्टर इस तरह के हों जिनकी रेजिस्टेंस वगैरह पैरामीटर और जिनके रेडियस जो है, सॉरी, जो रेडियस R1 और R2 जो दोनों इक्वल हों, तो उस केस में, और आपके जो इंडक्टेंसेज हैं L1 और L2 ये भी दोनों इक्वल हों और L2 इक्वल हों, तो उस केस में जो जनरलाइज हमारे पास इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, चाहे वो कंडक्टर 1 के लिए हो चाहे वो कंडक्टर 2 के लिए हो, तो उसके लिए जो जनरलाइज हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा कि 2 इंटू 10⁻⁷ नेचुरल लॉग ऑफ 1/R प्राइम, यानी कि ये R ही रहेगा 1/R प्राइम, प्लस 2 इंटू 10⁻⁷ नेचुरल लॉग ऑफ D/1 इन हेनरी पर मीटर। सो ये हमारे पास जो है ये इंडक्टेंस का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वो ये वाला आ जाएगा जी। अगर हम ये वाली इक्वेशन देखें अभी जो मैंने आपको बताया है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट टर्म है इट इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ द कंडक्टर रेडियस। तो ये वाली जो टर्म है, दिस टर्म इज कंसिडर्ड एज द इंडक्टेंस ड्यू टू बोथ द इंटरनल फ्लक्स एंड दैट एक्सटर्नल टू कंडक्टर 1 टू अ रेडियस ऑफ 1 मीटर। तो आपके पास जो सेकंड टर्म है ये जनाब डिपेंड कर रही है सिर्फ कंडक्टर की स्पेसिंग पर। तो इस टर्म को आमतौर पर हम इंडक्टेंस स्पेसिंग फैक्टर का नाम देते हैं। तो ये वाली जो दोनों टर्म हैं इनको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस के तौर पर 60 पर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है वो मैन्युफैक्चरर्स टेबल जो है वो इनमें अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके अलावा जो टर्म है आर प्राइम ई रेज टू पावर, ये वाली जो टर्म है सेकंड आर प्राइम इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर -1/4, इसको आमतौर पर मैथमेटिकली हम सेल्फ ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस जो है वो सर्कल का, वो उसके तौर पर इसको जाना जाता है जिसका रेडियस आर हो, एंड इट इज़ एब्रीवेटेड एज GMR, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस होता है जी। ठीक है, एक से सर्कल का जिसका रेडियस आर हो। अच्छा, उसके अलावा जो है वो आर प्राइम को अगर हम देखें तो इसको हम जो है वो रेडियस ऑफ अ फिक्टिशियस कंडक्टर
के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, विच इज़ एज्यूम्ड टू हैव नो इंटरनल फ्लक्स with the same inductance as the actual conductor with radius r। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है GMR, इसको कॉमनली हम ज्योमेट्रिक मीन रेडियस भी कहते हैं और इसको ds से रिप्रेजेंट करते हैं। जो GMR है इसको ds हम कहते हैं। सो ऊपर वाले जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, तो इसको एक तो हम इकट्ठा करें तो ये बन जाएगा कि 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ d डिवाइडेड बाय r1, क्योंकि एडिशन है ना। तो ये अगर हम कर लें साइड पे 2 इंटू 10⁻⁻7, तो ब्रैकेट में रह जाएगा कि नेचुरल लॉग ऑफ 1/r1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ d बाय 1। तो इनको अगर इकट्ठा करें तो प्लस की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नेचुरल लॉग ऑफ d डिवाइडेड बाय r1। तो नेचुरल लॉग ऑफ d डिवाइडेड बाय r1 की वजह से ये हमारे पास जनाब वाली बन जाएगा कि इनको R1 की R जो प्राइम है, R प्राइम को GMR भी कहते हैं और इसी को DS भी कहते हैं। सो इट विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ d डिवाइडेड बाय DS। अब ये 0.2 कहाँ से आया, वो तो 2 इंटू 10⁻⁷ था, तो हमने इसको 2 में शिफ्ट किया। 2 -7 को हमने मिली हेनरी में कन्वर्ट कर दिया, मिली हेनरी में तो 10⁻⁻4 रह गया, और फिर हम पर मीटर की बजाय पर किलोमीटर में शिफ्ट किया, तो 2 इंटू 10⁻1 रह गया। ठीक है जी, वो 2 इंटू 10⁻1 वो 0.2 ही बन गया। तो हमने इसको मिली हेनरी 0.2 नेचुरल लॉग ऑफ t डिवाइडेड बाय ds मिली हेनरी पर किलोमीटर, ये हमारे पास जो है ये इंडक्टेंस आ गई है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास है कि फ्लक्स लिंकेज इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंसेस। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको भी हम देखते हैं कि फ्लक्स लिंकेजेस जो हैं वो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंसेस की वजह से जो होती हैं वो किस तरह से हम उसको डील कर सकते हैं। तो आपको जो है वो सीरीज इंडक्टेंस पर फेज, जो अभी आपने ऊपर देखा है कि सिंगल फेज 2 वायर लाइन की जो हैं उनको हम जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर और म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में हमको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास 1 मीटर लेंथ जो है वो सिंगल फेज सर्किट की है, जिसको 2 कॉइल से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक हमारे पास जो है वो एक की सेल्फ इंडक्टेंस L11 है और दूसरे की L22 है, और उसके अलावा उनकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो L12 है। मैं आपको फिगर ये बता देता हूँ कि आप फर्ज करें कि हमारे पास सिंगल फेज लाइन है, एक की इंडक्टेंस L11 है, एक की इंडक्टेंस L22 है, और उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो L12 है। ठीक है, तो L12 हमारे पास है, तो जो फ्लक्स लिंकेजेस आ जाएंगी थी λ1 और λ2, वो हमारे पास आ जाएंगी थी फ्लक्स लिंकेज। सिंपल सी बात है, फ्लक्स लिंकेज हम अगर कंडक्टर 1 की निकालनी हो, इसकी अगर फ्लक्स लिंकेज निकालनी है तो क्या करेंगे जी, इसकी इंडक्टेंस को इसके करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को सेकंड वाले के करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही है ना। तो मसलन तो ये वाली फ्लक्स लिंकेज इन कंडक्टर 1 इज इक्वल टू इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर 1 मल्टीप्लाइड विद करंट इन कंडक्टर 1 प्लस इंडक्टेंस ड्यू टू म्यूचुअल इफेक्ट मल्टीप्लाइड विद करंट इन द अदर कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास λ1 आ जाएगा फ्लक्स लिंकेज। इसी तरह से अगर हम फ्लक्स लिंकेज सेकंड में देखना चाहें तो सेकंड का फ्लक्स लिंकेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कंडक्टर मल्टीप्लाइड विद करंट इन सेकंड कंडक्टर प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड विद करंट इन फर्स्ट कंडक्टर। तो वही आ जाएगा λ2 इक्वल टू इंडक्टेंस ऑफ सेकंड मल्टीप्लाइड विद करंट इन सेकंड प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड विद करंट इन द फर्स्ट। तो L12 या L21 जो है ये दोनों इक्वल ही हैं, तो हमने कह दिया λ2 इक्वल टू L21 I1 प्लस L22 I2। सो जनाब I2 इज इक्वल टू माइनस I1, वो मैंने आपको पहले बताया कि सिंगल फेज कंडक्टर में आपके एक में जितना करंट फ्लो करता है वापस सेकंड कंडक्टर में उतना ही करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। सो I2 इज इक्वल टू माइनस I1। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपके पास आ जाएगा जी L11 I1 प्लस L12 I2 की जगह पर माइनस I1 आ जाएगा जी, L11 I1 माइनस L12 I1। तो इसमें जो कॉमन आएगा इस वाले टर्म में, यहाँ से I1 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा L11 माइनस L12।
L11 माइनस L12 इंटू I1। अच्छा, उसके बाद λ2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो I1 की जगह पे जो है वो माइनस I2 आ जाएगा। तो λ2 इज इक्वल टू माइनस L21 प्लस L22 इंटू I2, माइनस L21 प्लस L22 इंटू I2, यानी सेकंड वाले को इन टर्म्स ऑफ सेकंड वाले के करंट में हमने लिख लिया, और फर्स्ट वाले को इन टर्म्स ऑफ प्योर फर्स्ट करंट। फर्स्ट में हमने I2 की जगह पे I1 लिख लिया, और सेकंड में हमने I1 की जगह पे माइनस I2 लिख लिया, और फर्स्ट में I2 की जगह पे माइनस I1। ठीक है जी। तो यहाँ से सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास ये आ जाएगी जी, λ1 और λ2 की। अच्छा, इसकी कुछ कैलकुलेशन अब यहाँ देखो, L1 λ1 इज इक्वल टू, लैम्डा किसके इक्वल होता है जी, लैम्डा इज इक्वल टू आपका जो है वो दिस इज इक्वल टू L इंटू आई होता है ना। मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे लेके चलता हूँ, फिर से मैं आपको रेफर करता हूँ ताकि आप जो है वो बात की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऑलमोस्ट 100% हो जाए। ये देखें कि इंडक्टेंस इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था लैम्डा ओवर आई। सो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू इंडक्टेंस इंटू आई, यानी लैम्डा इज इक्वल टू एल इंटू आई। सो अब यहाँ पर फिर आ जाए आप उसी स्लाइड पर। सो लैम्डा इज इक्वल टू एल इंटू आई, लैम्डा वन इज इक्वल टू एल वन इंटू आई वन, लैम्डा टू इज इक्वल टू एल टू इंटू आई टू। सो दिस एल वन मीन्स के जो इंडक्टेंस होगी यहाँ पर, सो इस तरह लैम्डा टू इज इक्वल टू एल टू इंटू दिस वन। सो हमने जो है वो थोड़ा कंपैरिजन से इनकी जो है वो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंसेस वो कैलकुलेट करनी है। सो हमारे पास जो है वो L1 इज इक्वल टू कंपेरिजन से क्या रहेगा, इस सारे के ब्रैकेट के अंदर ऊपर वाला जो है वो हम उसको L1 कह देंगे, और नीचे वाला जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम L2 कह देंगे। सो जो L1 है इट इज़ इक्वल टू L11 माइनस L12, और जो L2 है इट इज़ इक्वल टू माइनस L21 प्लस L22। ठीक हो गया जी। अच्छा, उससे आगे अगर आप देखो तो इट इज़ इक्वल टू L1 इज इक्वल टू 2 इंटू टेन रेज़ टू पावर माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय R1 प्राइम प्लस 2 इंटू टेन रेज़ टू पावर माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ T1। जो L1 और L2 मैंने आपको अभी जो कैलकुलेट करके बताई हैं, अभी हमने जो इंडक्टेंसेस कैलकुलेट की हैं, ये देखें, ये L1 की वैल्यू और ये L2 की वैल्यू, हम इनको यहाँ पर कोट कर लें कि L1 की अभी जो मैंने आपको बताया 2 इंटू टेन पर माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय R1 प्राइम प्लस 2 इंटू टेन पर माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ D1, और L2 जो है वो 2 इंटू टेन पर माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय R2 प्राइम प्लस 2 इंटू टेन पर माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ D बाय 1। सो L1 और L2 अभी आपने कंपैरिजन करना है इसके साथ, और फिर आपने मुझे ये कैलकुलेट करके फिर कंपैरिजन करके L11 L22 और L12 की बतानी है वैल्यूज। ये देखें जी, L11 की ये वैल्यू हो गई, इसके साथ कंपेयर करें ज़रा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल। सो L11 इसके इक्वल आ जाएगी जी, और L22 जो है वो डेफिनेटली इसके इक्वल आ जाएगी जी, यानी कि कांस्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय R1 प्राइम L11, और L22 कैटेगरी के दिस कांस्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय R2 प्राइम इसके इक्वल आ जाएगा जी। और उसके अलावा जो L12 है या L21 है वो तो यही होगा ना, तो ये दोनों इक्वल भी हैं और इनके साथ नेगेटिव साइन है। L12 या L21 बोथ आर इक्वल और इनके साथ नेगेटिव साइन है, तो माइनस जो है वो माइनस साइन के साथ माइनस इनके साथ साइन आ जाएगा जी। तो माइनस जो है वो 2 इंटू टेन पर माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ D बाई 1, ये माइनस साइन इधर D की जाकर पावर बन जाएगा जी -1। तो D की पावर D बाई 1 की पावर -1 का मतलब है 1 बाय D। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी जी कि L11 जो है वो इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, L22 इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कंडक्टर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू टेन पर माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय R2 प्राइम, और जो L12 या L21 है दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू टेन पर माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाई टी आ जाएगी जी। एक्चुअली तो ये 1 बाई टी नहीं था, ये D बाई 1 था, लेकिन इस माइनस साइन की वजह से ये माइनस D बाई 1 की पावर बन गया -1, और D बाई 1 की पावर -1 का मतलब है 1 बाय D, यानी D की पावर -1, और जब उसको हम लेकर जाएंगे डिवीजन में तो वही -1 जो है वो +1 बन जाएगा, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाई D बन जाएगा।
सो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो ये वाली हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁷ नेचुरल लॉग ऑफ 1/t। तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है जी सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू अ ग्रुप ऑफ एन कंडक्टर्स। ठीक है जी, यानी अभी तो हमारे पास दो कंडक्टर्स थे ना, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को अभी एक्सटेंड करने जा रहे हैं जी अप टू द ग्रुप ऑफ एन कंडक्टर्स। लेट्स से द फर्स्ट कंडक्टर इज कैरिंग अ करंट I1, सेकंड वन इज कैरिंग करंट I2, और जो लास्ट वाला कंडक्टर है वो जो है वो IN करंट जो है वो कैरी कर रहा है। तो इनका जो है वो सम होगा, तो सम सब का जो है वो I1 प्लस I2 प्लस II अप टू प्लस IN इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है न्यूट्रल में से जितना भी हमारे पास जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, जब हम इसको न्यूट्रल वाले करंट को समेशन करते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो बैलेंस्ड करंट है, तो इस तरह से हमारे जो फ्लक्स लिंकेजेस हैं कंडक्टर आई की, वो किस तरह से हमारे पास आ जाएंगे जी। अभी जो हमने इक्वेशन जो लिखी है उस के हिसाब से लैम्डा आई, मैं आपको उस इक्वेशन पर लेके चलता हूँ। इस इक्वेशन को देखते हुए हम जो है वो जनरलाइज देखेंगे। तो ये देखें L11 I1, तो जब यहाँ पर आई आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी L आई प्लस समीशन ऑफ ऑल म्यूचुअल इंडक्टेंसेस ड्यू टू अदर करंट। यानी कि अगर तीन कंडक्टर हैं तो सेल्फ ऑफ फर्स्ट कंडक्टर प्लस म्यूचुअल विथ सेकंड प्लस म्यूचुअल विथ थर्ड करंट इन थर्ड प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फोर्थ एंड करंट इन फोर्थ म्यूचुअल इन फिफ्थ करंट इन फिफ्थ एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पर इसको जो है वो जनरलाइज किया है लैम्डा आई इज इक्वल टू L आई इंटू आई ऑफ आई प्लस जे इज इक्वल टू 1 अप टू n। तो L आई जे इज नॉट इक्वल टू आई। तो जो कंडक्टर आई जो है उसके जो फ्लक्स लिंकेजेस हैं वो जनाब हमारे पास जो है वो ये वाली आ जाएंगी आई ऑफ आई प्लस समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू n आई जे इज़ नॉट इक्वल टू आई। यानी ये जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाई विद करंट इन दैट कंडक्टर प्लस करंट इन द अदर कंडक्टर एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द अदर कंडक्टर। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हुए सम करते हुए हम सारी की सारी इंडक्टेंस लिख सकते हैं। या फिर हम ये वाला हो गया, अब हम इसको जो है दूसरी टर्म में भी लिख सकते हैं कि इंडक्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ होता है जी। तो यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं जी, इंडक्टेंस का फॉर्म में अगर हम पुट करें 2 इंटू 10⁻⁷ वाला, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस में 1/r प्राइम और म्यूचुअल इंडक्टेंस में 1/t। तो यहाँ पर सेल्फ जो इंडक्टेंस है 2 इंटू 10⁻⁷ आई ऑफ आई एज इट इज है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1/r आई प्राइम। तो ये आ गया जी। और म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 इंटू 10⁻⁷ नेचुरल लॉग ऑफ 1/dij। तो 2 इंटू 10⁻⁷ यहाँ से और 2 इंटू 10⁻⁷ यहाँ से, उसको हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया है। सो यानी कि यहाँ पर हमने जो वैल्यूज थी सेल्फ की और म्यूचुअल की, उसको यहाँ पर हमने पुट किया, इसकी जगह पर भी उसकी जगह पे, और कॉमन आ गया जी 2 इंटू 10⁻⁷। तो इन शॉर्ट ये है कि हमारे पास जो है वो फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ कंडक्टर आई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1/r आई प्राइम प्लस जे इज इक्वल टू 1 टू n आई जे नेचुरल लॉग ऑफ 1/dij। जे इज नॉट इक्वल टू आई। तो ये हमारे पास जो है इस केस में इसके जो वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो है इससे हमारी जो फ्लक्स लिंकेजेज हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो आज के डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इससे रहेंगे जो बाकी हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसमें हमने जो है फ्लक्स लिंकेजेस को कैलकुलेट करना सीखा है कि फ्लक्स लिंकेजेस हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और इंडक्टेंस किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंगल फेज की। फिर हमने एन कंडक्टर्स पर जो है वो उसको अप्रोक्सीमेट कर दिया, फिर एन कंडक्टर्स की भी हमने जो है फ्लक्स लिंकेजेस कैलकुलेट कर लिए, उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।